बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोग फौरी क्लास ज्वाइन करें। तमाम लोग फौरी तौर पे क्लास ज्वाइन करें। तमाम लोग फौरी तौर पे क्लास ज्वाइन करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। यार नेट बंद कर दियो सारे। नहीं अपने वाला जी। हमने बात करनी है पॉलिसी फोरकास्टिंग और उसके आउटकम्स के बारे में कि क्या आउटकम होता है जब एक पॉलिसी हम फार्मुलेट कर लेते हैं तो कैसे हम देखते हैं क्या आउटकम इसका आना चाहिए। फोरकास्टिंग प्रोवाइड ए प्रॉस्परस vision of policy outcomes, thereby contributing to understand controls and policy guidance. However, forecasting of all forecasting of all things, all kinds, whether based on expert judgment, on extrapolation of historical trends, or on technically sophisticated econometrics models are clear and prone to errors based on faulty or implausible assumptions on the effect of institutional scientific systems and on the accelerating complexity of policy issues in the areas such as health, wealth, welfare और उसके बाद एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। आज जो हमने बात करनी है, जो हमारा आज का डिस्कशन में चैप्टर है, उसमें हम ये देखेंगे कि हमें पता चले कि भाई जो पॉलिसी आपने फार्मुलेट की है, यहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, किसी और बंदे कोई बंदा और जरूरत ना करे स्क्रीन पे किसी किस्म की भी लाइन लगाने की। मेरे सामने नाम वाला फार्मूला है तो वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इस वक्त मैं यहाँ से आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये अब पॉलिसी की जो फोरकास्टिंग आपने की है, जो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल आपने रन किया है, इसमें ज़ाहिर है कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ हमारी असम्पशन है, हो सकता है उससे हटके भी चीज़ें हों और भी सारी सूरत हाल हो। तो इन तमाम मामलात में ये चीज़ देखी जाएगी कि भाई किसी भी तरीके से जो आपने काम करना है, जो आपका काम करने का तरीकाकार है, जो आपका काम करने का मामला है, उसको हम कैसे हैंडल कर पाए, उसको हम कैसे देखें, क्या फार्मूला हमारे पास है, क्या यार्ड स्टिक हमारे पास है, कैसे हम इस सारी चीज को डिफाइन कर सकेंगे, कैसे हम इस सारे मामले को डिस्कस कर सकेंगे। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो इसमें वेरिएशन आएंगी। मैं कहता हूँ 2+2 = 4, ये तो एक फार्मूला, इसमें तो वेरिएशन नहीं आनी। लेकिन जब मैं कहता हूँ 2+(() तो अब जाहिर है इसमें वेरिएशन है, कोई 1 ऐड करेगा, कोई 2 ऐड करेगा, कोई 0 ऐड करेगा, कोई 3 ऐड करेगा। तो फिर ये चीजें तो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनेंगी ना। इनको इन फोरकास्टिंग में मैं कहता हूँ आज बारिश होगी, बादल तो छाए हुए हैं, 80% चांस ऑफ रेन भी है, लेकिन अगर बारिश होनी है या नहीं होनी ये तो अब अल्लाह को पता है। तो इसकी फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बेस ये नहीं कर सकते कि भाई ये इतना ही होना, नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते, नहीं हमारे पास कोई इस तरह का क्राइटेरिया। हम सिर्फ सिंपली फोरकास्ट कर सकते हैं कि दिस विल हैपन, ये इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन हो सकता है नतीजा उससे डिफरेंट हो,
हो सकता है हुई हो। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि फोरकास्टिंग इन पॉलिसी एनालिसिस, इसकी क्या क्या डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हैं और कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या इसका सारा मामला है, ये अब मैं आपके सामने लाने लगा हूँ। ये सारा कुछ मामला मैं आपके लिए लाने लगा हूँ आपके सामने। तो अच्छा जी, अब इसको कैसे क्लियर किया जाए, कैसे मामले को देखा जाए, कैसे सारी सूरत को देखा जाए, तो इसके लिए जनाब डिस्कशन है। अच्छा जी, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। फोरकास्टिंग यील्ड फैक्चुअल information about expected policy outcome on the basis of prior information about policy problems. Forecasts take three principal forms: projections, predictions and conjectures. तीन चीजें यहाँ पर हमने सारी डिस्कस करनी है कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि आपके पास फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं इस वक्त डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ से इस वक्त मैंने डिस्कशन की, ये मैंने लाइन लगाई है आपके लिए। तो यहाँ से जो डिस्कशन मेरी है वो मुझे बता रही है अच्छा इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम आता है, बार बार वो हेल्ड हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि अगर इंटरनेट ट्रबल कर जाए तो फिर आपने उसे कैसे देखना है। खैर, ए प्रोजेक्शन इज ए फोरकास्ट, यहाँ से that is based on, यहाँ से इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। A projection is a forecast that is based on exploration of current and historical trends into future. जून में सोने का ट्रेंड क्या था, जुलाई में सोने का ट्रेंड क्या है, और उसके बाद गोल्ड प्राइसेस सितंबर अक्टूबर में क्या होंगी। जिस तरह ये राइज कर रही है, एक 38 पे आ गई है, ये 33 पे आ गई है, तो कोई पता नहीं ये 1.5 को क्रॉस करती हुई जनाब आगे चली जाएं, और ये 1.5 को क्रॉस करती हुई चली जाएं आगे कोई 2 पे 10 पे, जिस तरह भी इनकी मर्जी है उसके मुताबिक इसके अंदर वेरिएशन आनी शुरू हो जाए। हम इसको को कैसे फोरकास्ट करेंगे, हम इसमें जो पास्ट ट्रेंड है वो देखेंगे, हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है। क्या कभी सोने की प्राइसेस इतनी बढ़ी थी, क्या कभी इनमें कोई चेंजेस आई थी इस तरह। लेकिन चूंकि अब नई दुनिया है, नए लोग हैं, नए मामले हैं, तो इसमें हम वो जो पुरानी फोरकास्टिंग है वो नहीं लगा सकते। पुरानी फोरकास्टिंग इसमें हमारी नहीं चल सकती क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जब प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त तो ये पूरी दुनिया में चल रही है वो वॉर जो है, जिसे हम कहते हैं कि जी सारी वॉर वो आपकी कोरोना वाली, बहुत सारे लोग मर रहे हैं उसमें, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं और बहुत सारे मुल्कों शहरों में डेथ्स हुई हैं, तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते। अच्छा जी, ए प्रेडिक्शन इज ए फोरकास्ट बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल लॉज। अब ये जो प्रेडिक्शन है ये थ्योरेटिकल लॉज की बुनियाद पे सारी की सारी बेस करती है। ये थियोरेटिकल लॉज के ऊपर सारी की सारी जब बेस करती है, तो प्रेडिक्शन में मैं कहता हूँ जी कि गर्मियां इस दफा ज्यादा गर्म होंगी और गर्मियों में फ्लड्स आएंगे, बारिशें इस दफा ज्यादा होंगी या कोई और मसला ज्यादा होगा। ये मैंने कुछ 5-6 चीजें जो है वो ट्रेंड्स की शो कर दी। जब ये मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होने जा रहा है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर आपने मुझसे पूछा कि जी ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है, हाउ डिड दिस हैपन। तो मैंने आपको बताया कि आई हैव व्यूड दी a theoretical proposition and I have viewed the history. पहले मैंने इस पे हिस्ट्री देखी है कि हिस्ट्री में क्या पोजीशन थी, माजी में इन दिनों में कैसे हालात थे। तो पता चला कि जब भी सावन भादों ज़रा जल्दी आ जाता है, सावन की बारिशें ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद होते ही फिर क्या होता है, फिर जनाब फिर हबस लग जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर रहता तो बिलो 40 या 40 के करीब ही है, लेकिन उसमें हवस इतना ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, पानी फिजा में इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से फिर वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीआर साहब बाकी बच्चों को बता दें कि क्लास दें, अदरवाइज उनकी अटेंडेंस ना हो सकेगी। इट मस्ट बी क्लियर, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं लेनी तो उसकी अटेंडेंस नहीं हो सकनी। तो अपने आप को ये यकीनी बनाए कि जिन्होंने क्लास नहीं लेनी
उनकी अटेंडेंस नहीं हो सकेगी। बाद में ना फिर होते रहे जी मेरा नेट का इशू है, मेरा हट का इशू है, मेरा हेट का इशू है। तो जिसका भी आपका इशू है उस इशू से जान छुड़ाएं और उसके बाद जनाब आप सारे के सारे इसकी तरफ तवज्जो दीजिए, ये जो मैं आपकी जहां आपको ला रहा हूँ। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 पे प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन है फोरकास्टिंग, किसी भी चीज को फोरकास्ट करना, किसी भी चीज को जायजा लेना कि भाई क्या सूरत हाल। पहले मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब है फ्यूचर की बुनियाद पे अंदाजे, पास्ट की बुनियाद पे अंदाजे, और प्रोडिक्शन का मतलब होता है जो आपके हिस्टोरिकल लॉज हैं उनको नजर रखते हुए आप जो जजमेंट करते हैं वो सारी की सारी प्रोडिक्शन होती है। अच्छा जी, प्रिडिक्शन की एक छोटी सी मिसाल में आपको लेता हूँ। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है या डिमिनिशिंग रिटर्न है वगैरह वगैरह, वही सारे इसके अंदर आते हैं। नंबर 3, a conjecture is a forecasting based on informed judgment about future estates of society. So these judgments may take the form of intuitive arguments for which assumption about the inside। नेट में प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है सब लोगों को? इनसाइट, क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल पावर और टैक्टिक नॉलेज ऑफ द नॉलेजेस। तो जो पॉलिसी इनसाइडर होते हैं वो फ्यूचर गोल्स की जजमेंट ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये इसका नतीजा निकलेगा। जैसा कि एक ब्लेम करने की आदत है हर एक को, उसकी जो थी प्रेशर उसने 3 गुना पाकिस्तान पे किया हुआ ट्रंप ने। एक उसने यूरोप से प्रेशर डलवाया हुआ है, एक उसने जनाब प्रेशर डलवाया हुआ है सऊदीया से, एक प्रेशर उसने खुद डाला हुआ है, और एक पाकिस्तान में प्रेशर डाला है फटाफ से। तो ये इतनी साइड से जब प्रेशर और साइडिंग वो इंडिया की साइड कर रहा है, तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो इसी ब्लॉक से जान छुड़ाई जाए। कतर, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, टर्की और उसके बाद जनाब बाकी 3-4 मलेशिया, ये इस्लामी मुल्क मिलके एक अलग इस्लामी ब्लॉक बनाए। तो अरबों के पास असला तो है, लेकिन वो आप देखिए कि उनके पास सोने के जहाज, जो जेट फाइटर उनके सोने के हैं, जेट फाइटर उनके सोने के हैं, सोने की गाड़ियां हैं। उलंदर में एक सऊदी शहजादे का चलान हुआ तो वो सोने की गाड़ी में जा रहा था, रोल्स रॉयस सोने की थी। तो उसने क्या किया, चलान हुआ और चलान होने के बाद जनाब वो आराम से वहां से चाबी से उसने बंद की गाड़ी वहीं खड़ी करके, और उसके बाद वो चला गया। जब 10 दिन बाद देखा उन्होंने कि यार इस गाड़ी का चलान हुआ, छुड़ाने को नहीं आया, तो 10 दिन बाद पता चला वो सऊदी शहजादा मुल्क ही छोड़ गया है, सऊदी अरब गया हुआ है। तो वो जनाब जब सऊदी अरब गया हुआ है, या सारी सूरत उसकी ये है, तो जिस तरह ऊंटों की नंगी पीठें शेरों को दावत देती हैं कि आओ हमें नोच लो, गोश्त से भरे हुए ले ले, जिस तरह दावत देते हैं शेरों के आओ, बेड़ियों को आओ, हमें फाड़ डालो, उसी तरह अरबों की ये लग्जरीज जो हैं ये सारी की सारी दावत दे रही हैं इसराइल को और अमेरिकन को, क्या हो हमें नोच डालो। मसला उनके पास बेइंतहा जदीद है, लेकिन चलाने का उनको पता कख नहीं। तो अब वो चलाने का पता कख नहीं। रहील शरीफ साहब जब वहां गए तो इन्होंने जाके कहा कि मैंने असला वहां से उनका जो लेटेस्ट थे वेपन वो निकलवाए और उन पे जाले लगे हुए थे। तो फुटबॉल का मैच जो होता है आधा छोड़ के चले जाते हैं कि भाई चलो आज आधा आधा एक एक गोल हो गया, तो कल इंशाल्लाह आगे दोबारा यहीं से शुरू कर लेंगे थकावट की बुनियाद पे। वॉशरूम तक में एसी लगाए हुए उन्होंने। ऐसी कौम ने क्या लड़ना है? लग्जरीज, औरतों के पीछे पड़े हुए, लग्जरीज के पीछे पड़े हुए। तो जब ये सारा मामला इस तरह खराब हुआ तो पाकिस्तान ने देखा, और कॉस्टिंग कर ली कि अमेरिकन हमारे ऊपर मुख्तलिफ साइडों से दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन ने जो भी काम पाकिस्तान से लेना होता है वो सऊदियंस को कहते हैं कि ये करें। अब पाकिस्तान सऊदी अरब का $3 अरब उन्होंने देना है, कर्जा देना है, और पेट्रोल भी मुफ्त ले रहे थे। तो वो जनाब अब उन्होंने फैसला किया कि नकदों में पेट्रोल लें यहाँ से यूरो 5, और उसके बाद वो गाड़ी में इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो भी सारी सूरत हाल होगी फिर देख लेंगे। तो कंजंक्शन क्या है? आर्गूमेंट की बुनियाद पे फ्यूचर के जजमेंट करना कि होएगा, दिस विल हैपन, ये हो जाएगा। एम्स ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। फोरकास्टिंग किसी भी काम के लिए प्रोजेक्शंस बहुत जरूरी हैं। ये पता होना जरूरी है कि फ्यूचर में क्या होगा।
अल्लाह के रसूल भी फोरकास्टिंग करते थे कि भाई गज़वा तबूक में जनाब वो देखा उन्होंने कि कुछ ये थे गैर मुल्की हमला करने के लिए आ रहे थे, तो आपने ये जो थी शाम की सरहद पे उनको जा लिया, 4 दिन की मुसाफत करके जब वो हमला करने के लिए वहाँ आए तो आपने आपकी फोरकास्टिंग बिल्कुल दुरुस्त थी। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा मौजूद थे, जंग हुई और अल्लाह ताला ने फतह मुबीन अता फरमाई। तो फोरकास्टिंग देख लेना, जो बंदा फोरकास्टिंग नहीं करता, जो बंदा जजमेंट नहीं करता, जो बंदा दूसरे की फोरकास्टिंग की तरफ तवज्जो नहीं देता, तो क्या सूरत हाल ज़ाहिर है कि फिर वो नाकाम रहेगा। फोरकास्ट आपको करना जरूरी है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा तो फिर गरीब रोजी भी कमाता रहेगा और अमीर जो है वो काम भी करता रहेगा। कुछ गलियां मोहल्ले बंद करने अगर लाहौर में फैला तो 2 4 10 देखे पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं उस इलाके को बंद कर दें। अगर शादबाग से हैं शादबाग बंद कर दें, अगर वो जनाब नारकली से हैं नारकली बंद कर दें, पूरा लाहौर बंद ना करें, उसका फायदा नहीं है, उसकी बुनियाद पे फिर प्रॉब्लम होगी। Forecasting permits greater control through understanding past policies and their consequences. An aim that implies future is determined by the past. वो जब हम काम करते हैं तो फोरकास्टिंग करने के लिए मौसम की हो या फूड की हो या प्राइसेस की हो, तो एक तरफ डिमांड और सप्लाईज को लिखते हैं और एक तरफ दूसरी चीज़ों को लिखते हैं, और उसके बाद जनाब इसकी बुनियाद पे आप ये सारा काम कैरी ऑन करते हैं कि आपके पास एक प्राइस प्रोडक्ट हो जाती है, आप देख लेते हैं कि भाई उसमें क्या सारी सूरत हाल है, क्या वैल्यू आपके सामने आ रही है, आप उस वैल्यूज को जज करते हुए सारे काम को कैरी ऑन करते हैं। फोरकास्टिंग के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। अच्छा जी, फोरकास्टिंग क्या होती है? पास्ट की बातों के ऊपर फ्यूचर की चीज़ों को डिटरमिन करना, ये सारे का सारा अमल फोरकास्टिंग कहलाता है। इस फोरकास्टिंग की बुनियाद पे आप चीज़ों को जज करते हैं। दिस लीड्स टू ए सेकंड इक्वली डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द एनालिस्ट evaluate द फ्यूचर डिजायरेबिलिटी ऑफ ए गिवन स्टेट ऑफ अफेयर। कि फिर यह सवाल ये पैदा होता है कि एक एनालिस्ट जो है इसकी बुनियाद पे कैसे चीज़ें जज करता है, कैसे चीज़ों को जज करता है कि जनाब ये होने जा रहा है, किसकी बुनियाद पे आप जज करेंगे? तो आखिर कोई ना कोई वजह भी तो आपके पास होनी चाहिए ना, कोई ना कोई चीज़ भी तो आपके पास होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि इंडिया ने हमारी वो लाइन क्रॉस की, तो इससे पहले जितनी मरतबा पिछली 27 जुलाई को जितनी मरतबा इंडिया हमारे साथ ज्यादती करता था, हमारा जहाज गिरा लिया, वो ओरियन जो था उसने वहाँ पर सर क्रीक में, तो मियाँ साहब खामोश हो गए। उसके बाद जनाब जितनी मरतबा इंडिया ज्यादती करता था, तो जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं इंडिया से झगड़ा ना करें, उसे अपना बड़ा भाई तस्लीम करें। और उसके बाद हमारी कौम का म्यार भी, कौम का सोच का स्टाइल भी सारे मियाँ बरादरान ने और बेनज़ीर ने और उसकी पीपी की गवर्नमेंट ने यही बना दिया कि इंडिया के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। इंडिया के बगैर जनाब हम किसी सूरत सरवाइव नहीं कर सकते। हमें इंडिया को रियलिटी के तौर पे जनाब वो बड़ी करनी होगी। यहाँ तक कि ये जो थे जियो वाले, इन्होंने जनाब अमन की फाख्ता के नाम से बड़े सेमिनार करा, फलान करा, टमकान करा, लेकिन हिंदू की जो कमीनी मेंटेलिटी है उससे आप कितनी के मर्तबा डसे जा चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे? फिर आप देखें कि वो जो लड़कियां उठा के या बच्चे उठा के फौजी कैंपों में कश्मीर में ले जाते हैं, अगले दिन उनकी लाशें आती हैं। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बंदे की मुश्तरका कब्रें बनी हुई हैं। अब ऊपर से अमेरिकन प्रेशर उसने डलवाया हुआ है, ऊपर से सऊदियन प्रेशर आ गया है वीक पहले कि जनाब आपने क्यों नक्शे में शामिल किया है कश्मीर को, तो आप उसे हटाएं। तो पाकिस्तान उसमें वेर गया कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपसे हमने $1 अरब $3 अरब लिया हो सऊदी साहब, लेकिन आपको भी हमारी मरी जरूरत है। आपकी गवर्नमेंट भी जो है वहाँ पाकिस्तान आर्मी की वजह से चल रही है, वरना कब के सऊदी लोग जो थे वो शहजादा साहब आपको देड़ के रख देते। तो वो इस चीज़ पे सऊदियों ने गुस्सा किया है, और चूंकि वो जो बादशाह उसका खुद अपनी सोचने समझे कि एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, और उनका छोटा बेटा काम करता सारे का सारा और वही सारा डिसीजन कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी काम खराब है। वो इस चीज़ को, उनका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा लो है, वो बात को फॉलो नहीं करते।
तो पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि मेरे पैसे निकालें, तो पाकिस्तान अब पैसे उनके वापस करेगा। तो मैं फोरकास्टिंग थी कि इंडिया जो है, इंडिया ने फोरकास्ट कर दिया था कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा, हम एक बम वहां पर फेंक जाएंगे जनाब वो जो है उधर कश्मीर में, तो पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आई खान ने उसे पहले बता दिया था कि जनाब हमने अब ये बर्दाश्त नहीं करना, आप अब आएंगे तो उसके बाद आपका नुकसान होगा। तो जो हमारे सियासी इख्तलाफात जहां मर्जी हो, लेकिन हमारी जो लोग हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, अवाम के अंदर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बाकी सियासतदानों की कोई टगे की हैसियत नहीं, ना ही इनकी कोई हैसियत होती है और ना ही इनकी। यहाँ से मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैंने आपके हालिया हाईलाइट किया है, कोई और बंदा जरूरत ना करे इसको। तो वो मैं आपको बता रहा था कि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, इंडिया एस्टिमेट कर रहा था, फोरकास्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान रिएक्ट कोई नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर सऊदी प्रेशर भी है और इसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर भी है। तो जनाब ये जो सारे के सारे हैं ना जी, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने 28 फरवरी को घुस के मारा अंदर। अब इंडिया हमले के लिए पाकिस्तान पर बिल्कुल तैयार बैठा था आज से 1 महीना पहले। तो चाइना ने इतला दी कि यहाँ पर ये पाकिस्तान का रास्ता काटने लगे हैं। पाकिस्तान ने चाइना की मदद की और चाइना ने क्या किया, वहां से जनाब वो पूरे का पूरा इलाका ही टेक ओवर कर दिया। लीजिए अपना हो गई। अच्छा जी, तो वो मैं बता रहा था आपको कि उसने पूरे का पूरा इलाका टेक ओवर कर लिया। अब जिन्होंने पूरा इलाका टेक ओवर कर लिया तो फिर रह गया पीछे। इंडिया रोया कि लद्दाख पूरा निकल गया मेरे हाथ से, वहीं से उसने एंटर होना था, वहीं से उसने सड़कें बनाई थी। वो चाइनीज ने वो पूरी वादी कैप्चर कर ली है। अब उसके बाद उससे आगे चढ़ाई है, किधर जाएगा वो इंडिया। अब अगर वो लड़ाई उस रूट से आता है तो जाहिर है सामने दो फौजें, एक पाकिस्तान की और दूसरी जो है वो इसकी चाइना की। तो इस तरह तो उसके पास नहीं है कि वो जनाब 5 रफीलों की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ पंगा ले या चाइना के साथ पंगा ले। तो अभी चाइना ने एक वो अमेरिकन कहते हैं कि हमारा F-22 मॉडल, जिसके आगे भी छोटे से 2 पर होते हैं पायलट की सीट के साथ, उन्होंने कहा जी F-22 का हमारा मॉडल चाइना ने ना जी कॉपी कर लिया, इसके कॉपीराइट थे तो इन्होंने इसको कॉपी किया, हम इस पे जाएंगे फलां करेंगे। तो अब काफी अब पाकिस्तान ने भी JF-17 सेंटर बना लिया है और उसमें सारी जो फोरकास्टिंग है जो अब इस इलाके में वो जंग इंडिया अगर शुरू करता है तो वो प्रॉब्लम की बेस पे होता है। इंडिया में भी अवाम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान में कुछ लोग फेसबुक पे बैठ के नवाज शरीफ के हमी और पीपल पार्टी के हमी कर रहे हैं, कश्मीर पे कब्जा करो। ये भाईजान जंगे पुरानी जंगे नहीं है जिसमें आप दूसरे मुल्क में घुस जाएंगे। अब उनके पास पावर है और पावर उनके पास है कौम मुत्तहिदा की। वो क्या अगर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करती है या कोई और प्रॉब्लम करती है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। नवाज शरीफ और उसकी बेटी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, लेकिन ये कि हम साथ देंगे इंडिया का। अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तान गलती करे इंडिया पर अटैक करने की और साथ हम मजाक उड़ाएंगे आर्मी का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सूरत हाल है, आपको हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जिसकी मर्जी हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, हमें इनसे टगे की जरूरत नहीं इनके साथ खड़े होने की। हमें जरूरत है पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज के साथ खड़े होने की, जो हमारे मुहाफिज हैं, जो पाकिस्तान आर्मी हमारी मुहाफिज है, हमें उसके साथ खड़े होना है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आज इसकी है कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। हमें क्या जरूरत है हुकूमत के साथ जो है उसकी बुनियाद पर लड़ने की। हमें जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत है मेरे भाई इस वक्त इस चीज की कि हम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हो सीना बसीना। अगर हम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो प्रिजम्पशन जितनी भी है वो सारी की सारी फोरकास्टिंग के जिम्मे में आती है। 3 होती है फोरकास्टिंग के प्रोसेस। पहले को प्रोजेक्शन कहा जाता है, दूसरी को प्रेडिक्शन कहा जाता है, तीसरी को कंजेक्चर कहा जाता है। और इसका मकसद क्या होता है, हकाइक से आगाही हासिल करना। जब आप हकाइक से आगाही हासिल कर लेते हैं तो आपका हालात पे खासा कंट्रोल हो जाता है, खासा। पाकिस्तान की इंडिया के साथ कौन सी साइड वीक है? आज से 10 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया जो था इनका वॉल्यूम था 1:8, पाकिस्तान 1 और इंडिया 8। अब वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस हमारा वॉल्यूम हो चुका है 1:15, पाकिस्तान 1 और
इंडिया 15 गुना ताकतवर है हमारे पास। उसके पास असला भी जदीद है, SU सुखोई भी हैं, SU-27 भी है, MiG-29 भी है, MiG-21 भी है, राफेल भी है, सारा कुछ है। लेकिन उसके पास हसन सदीकी जैसे पायलट नहीं है भाई, टेक्निक नहीं है उसके पास, टेक्निक नहीं उसके पास। वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो थी वो बहुत पुरानी फौज है। वो 1947 के पहले के फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी में जो भर्ती हैं। कैसे? कायदे आजम ने कभी भी मुसलमानों को फौज ज्वाइन करने से मना नहीं किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़ो, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पता था और अल्लामा इकबाल को पता था कि एक दिन मुल्क आजाद हो जाना है और आजाद होने के बाद हमें फौज की जरूरत पड़नी है, तो फिर आर्मी कहां से लाएंगे। वो कल मैं एक चैनल पे सुन रहा था कि माइक मोलन जो इंडिया का, जो अमेरिका का है डिफेंस मिनिस्टर, उसने जनरल कियानी से कहा कि जनाब आपके पाकिस्तानी को भेजिए, हम इनकी ट्रेनिंग देंगे। तो जनरल कियानी खामोश रहते थे ज्यादातर, तो खामोश रहे। चंद दिनों बाद माइक मोलन पाकिस्तान आया तो उन्होंने माइक मोलन को पकड़ा और उसके बाद जहां पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग कर रही थी वो वहां ले गया और उन्होंने कहा बताओ अब अमेरिकन को ट्रेनिंग की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी को। तो माइक मोलन का बूथा लटक गया कि उसने देखा कि जनाब, उनका यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं आप इस लेवल पे। तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की पुरानी फौजों में से है। तो पुरानी फौजें थी जो 1947 में वो फौजी मुसलमान जो यहाँ आके भर्ती हो गए। तो ये पुरानी फौज बेस बाई बेस है 1947 की नहीं है, पुरानी फौज है। बाकी मुल्कों की जो फौज है हमारे बाद आजाद हुआ इंडोनेशिया, मलेशिया या और बाकी ममालिक भी, तो उनकी फौजें जदीद नहीं है उतनी, ये पुरानी फौज है पाकिस्तान की। इनको पता है, SSG को पता है, इन्फेंट्री को पता है, कमांडोज को पता है। थोड़ा वीक है तो उस पर भी हम तवज्जो दे रहे हैं। नेवी पे भी थोड़ा वीक थे तो अब जनाब पाकिस्तान ने उसमें भी कैपेबिलिटीज हासिल की हैं चाइना की मदद से, अल्लाह की मदद से। तो इसमें जो फोरकास्टिंग है उस सारे मामले को हमें देखना होगा। लिमिटेशन ऑफ फोरकास्टिंग, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? क्या फोरकास्टिंग की बुनियाद के ऊपर आप जो फैसला करते हैं वो 100% होता है? जवाब है नो। आपको सामने भी यकीन हो कि ये ऐसा हो रहा है, तब भी आप नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल है। जब रशिया ने जर्मनी के 2 हिस्से करके बर्नल वॉर खड़ी की तो उसको के गमो गुमान में भी नहीं था कि जनाब यूरोप जो है वो दोनों अलग हो जाएंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। मैं खुद हॉकी खेलता रहा हूँ, तो जब टीमें आनी तो हमने देखना कि 2 टीमें होती थी, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। फिर जर्मन वॉल गिरी और उसके बाद जर्मनी यूनाइट हो गया, रशिया के तबाह होते ही। तो उसमें सारी चीजें ये देखनी होगी कि भाई जी जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं कि वो 100% हो सकती है, नहीं, वो 100% नहीं हो सकती। वो सारी की सारी 100% नहीं हो सकती। 100% जो कौन सी फोरकास्टिंग होती है, जो रियलिटी है। मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें, लेकिन मेरी फोरकास्टिंग है कि तकरीबन 50% आएंगे। बाकी लोग जो है उनका नेट का मसला है, या कहीं वो दूर दराज बैठे हुए हैं तो वो नहीं आ सकते, या उन्होंने कोई बहाना कर लेना है कि जनाब हमें कोई सारी सूरत हाल में देखेंगी, मेरा नेट का इशू है, मेरा फट का इशू है, मेरा फलाने का इशू है, मेरा टमकाने का इशू है, मैं नहीं आ सकता सर जी। तो अब मुझे जनाब थोड़ी सी आप इसमें बेहतरी की गुंजाइश करें। तो जब वो बेहतरी की गुंजाइश मांगता है तो फिर मैं इसकी तरफ कैसे जाऊंगा जी? फिर मैं इसकी तरफ ऐसे जाऊंगा कि मुझे ये सारा मामला देखना होगा कि फोरकास्टिंग 100% नहीं हो सकती। क्या इसकी सूरत हाल है जी? फोरकास्टिंग एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? जितना आपका एनालिसिस स्ट्रांग होगा उतनी आपकी फोरकास्टिंग स्ट्रांग होगी। जितना आपका तजिया करने वाला स्ट्रांग है उतनी ही आपकी फोरकास्टिंग स्ट्रांग है। नंबर 2, अपने माइक बंद कर दीजिए। तमाम लोग अपने माइक बंद करें। सामा का क्या मसला है, माइक क्यों नहीं बंद कर रहा? इमीडिएटली शट डाउन योर माइक्स। सबसे पहले क्या चीज है? सबसे पहले चीज है
फोरकास्ट एक्यूरेसी की एक्यूरेसी कितनी होगी। मैं कहता हूँ आज बारिश होगी तो एक्यूरेसी के लिए बदलों का आना जरूरी है, बादल आने होने चाहिए। मैं कहता हूँ आज हैवी बारिश होगी, अब जनाब सूरज निकला हुआ और मैं पेशगोई कर रहा हूँ बारिश की, तो ये तो फिर हाई एक्यूरेसी लेवल ठीक नहीं है, ये मेरा एक्यूरेसी लेवल ठीक नहीं है, इससे मुझे सारी सूरत हाल का अंदाजा नहीं हो पा रहा, ये मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा कि मेरी एक्यूरेसी ठीक है नहीं। नंबर 2 कंपैरेटिव यील्ड। अब आपने जब फोरकास्टिंग करनी है तो कम से कम 2-3 चीजों को आप कंपेयर करोगे, कम से कम 2-3-4 चीजों को आप कंपेयर करेंगे, ए बी सी। मैंने कहा यार अलीजान क्लास में आएगा या अब्दुल्ला क्लास में आएगा या जरताशिस क्लास में आएगा या अब्दुल्ला क्लास में आएगा या हसन क्लास में आएगा या जनाब गौहर क्लास में आएगा या नहीं, इसके बारे में मैं फोरकास्टिंग करना चाहता हूँ। तो जब मैंने इनका कंपैरेटिव टेबल बनाया तो मुझे पता चला सबसे ज्यादा प्रेजेंस जो है वो अब्दुल्ला की नहीं है, अलीजान की है। तो मैं कह सकता हूँ कि जनाब अब्दुल्ला तो शायद नहीं, अलीजान क्लास में जरूर आएगा। ये मेरी एक कंपैरेटिव यील्ड प्रोडक्शन है। तो कंपैरेटिव यील्ड जो है उसमें मैं ये देख लूंगा कि किसके कितने पॉइंट है। नंबर 3 कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारे लोग जाओ नहीं ऐसे ही जो एयरफोर्स का टेस्ट होता है, आईएसएस भी होता है उनका, वो देता हूँ, वो जाओ। जब मैं ये देखता हूँ कि जनाब क्या सूरत हाल है, जब तो फिर मुझे एक मैंने स्टडी की अमेरिका में, उस अमेरिकन स्टडी की बुनियाद के ऊपर क्या है जी, वहाँ पर जो रिजल्ट आए 100% थे कि वहाँ पर लगी जी एक स्टडी के दरख्त लगने चाहिए, बुढ़े माइया बच्चे स्कूल कॉलेज हर बंदा जो है वो मार्केट में आया और उसके बाद जनाब उन्होंने दरख्त लगाने शुरू कर दिए। यही दरख्त लगाने की पॉलिसी हमने पाकिस्तान में लगाई तो कल आपने देखा कि वो बाड़े में जो लोग थे पीटीएम के, उन्होंने किस तरह लगे हुए दरख्त, वो 10-10 हज़ार रुपए का भी पौधा था, एरिटेरिया का बहुत महंगा 2-2 हज़ार का भी पौधा था, उन्होंने सारे के सारे पौधे उखाड़ मारे, सारे पौधे उन्होंने उखाड़ दिए। अब जनाब जब वो सारे पौधे उखाड़ दिए तो पॉलिसी तो वही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया, रेफरेंस बदल गया, हालात बदल गए और उसके बाद वेरिएशन आ गई यहाँ पर। तो आपने देखा दोनों पॉलिसीज पे अवाम का रिएक्शन क्या था। एक तरफ रिएक्शन था कि आओ लेट्स डू द जॉब, और दूसरी तरफ था और तुम लोग कौन होते हो यहाँ ट्री प्लांटेशन करने वाले। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं इनका कॉन्टेक्स्ट के साथ, इंडिया में देखिए जो बहुत सारे लोग हैं वह मुर्दे को जलाने का रवाज है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि हम अपने माँ बाप को लकड़ियों पे उनकी बॉडी रखकर आग लगा दें, उनके मजहब का हिस्सा। वो सोच भी नहीं सकते जनाब के वो अपने माँ बाप को किसी टोए में दबाएंगे। वो एक ही सूरत हाल उनके जहन में आती है। इसमें सारे जो है ना जी मामला देखा जाता है कि किसी तरह जो भी सारी सूरत हाल है जो भी है कि हम इसी को किस तरीके से कैसे इस सारी सिचुएशन को देखें, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ ये मामला बदल जाता है। कॉन्टेक्स्ट के साथ जब ये मामला बदल जाता है तो इसमें सारी चेंजेस आ जाती है। आगे आता है जी कि टाइप्स ऑफ फीचर्स, कैसी फ्यूचर की पॉलिसीज होंगी, उसकी फोरकास्टिंग क्या क्या है, वो सारी की सारी फोरकास्टिंग में हम देखते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, पोटेंशियल क्या है, प्लॉजिबल और नॉर्मेटिव और नेगेटिव नॉर्मेटिव पॉलिसीज कौन कौन सी। इस वक्त ये चीज़ देखने में आती है, चूँकि मेरा नेट प्रॉब्लम भी साथ साथ ही चल रहा है और बार बार आप देखते रहे हैं तो लेक्चर का एंड ही है तकरीबन, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें जनाब जो सारी सूरत हाल है कि एक तरफ होता है पास्ट, हम खड़े हैं यहाँ हियर, हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ, लाइट जो है वो हमें पास से मिलनी है और
डिस्क्राइब हमने फ्यूचर करना। जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी में पास से मिलनी है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद फ्यूचर की तरफ हमने ये सारा मामला देखना है। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इसको देख लें। कल परसों थोड़ी देर बाद मैं दोबारा ऑनलाइन हूँगा, आपको मैसेज आएगा, उसमें हमने पेपर सारा डिस्कस करना है, कैसी सूरत होगी। थैंक यू सो मच। इसको चेक करें, कुछ ही मिनट बाद ये वीडियो नेट पे होगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।